भारत के प्रधानमंत्री एक फोन कॉल पाकिस्तान को करते हैं और उसके तुरंत बाद ही भारत के रॉ एजेंट्स दनादन बेनकाब हो गए और उन्हें दर्दनाक मौत दी गई। क्या ये संभव है? अगर हाँ, तो कैसे एक फोन कॉल ने भारत की ताकतवर रॉ एजेंसी को बर्बाद कर दिया? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन दोस्तों, एक दौर ऐसा आया था जब हिंदुस्तान की सबसे खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का पूरा नेटवर्क ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। अपने ही फैसलों ने देश की खुफिया रीढ़ तोड़ दी और फिर हमने उन टूटे टुकड़ों से एक नई ताकत खड़ी की। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी रोमांचक कहानी को बताएंगे, भारत के रॉ की ऐसी कहानी जिसकी असल कहानी से आप अब तक अनजान हैं। तबाही से पुनर्निर्माण तक की कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी शुरू होती है 70 के दशक के आखिर में। 1977 में देश को नए प्रधानमंत्री मिले मोरारजी देसाई, जिनका मानना था कि पड़ोस से शांति रखने के लिए खुफिया खेल में उलझना ठीक नहीं। कहते हैं 1978 में मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के हाकिम जनरल जियाउल हक को फोन पर दिल की बात बता दी कि भारत को पता चल चुका है पाक की परमाणु बम बनाने की चाल। बस फिर क्या था, जिया यह सुनते ही आग बबूला हो गया और उसने हुक्म दे दिया कि भारत के सारे जासूस ढूंढकर खत्म कर दो। नतीजा यह हुआ कि चंद ही हफ्तों में पाकिस्तान में रॉ के कई अहम गुप्तचर मार गिराए गए या पकड़ लिए गए। जिन सीक्रेट एजेंट्स को तैयार करने में बरसों लगे थे, वो एक फोन कॉल से बेपर्दा हो गए। इसे कहते हैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। पाकिस्तान तो इतना खुश हुआ कि बाद में मोरारजी देसाई को अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। वजह आप समझ सकते हैं, हमारी खुफिया ताकत को ये पहला जबरदस्त झटका था। शांति की चाह में कड़वी भूल। अब समय के पहिए को तेजी से घुमाकर आते हैं 1990 के दशक में। करीब 20 साल बाद एक और प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे लेकर आज भी बहस होती है। उनका मानना था कि पड़ोसियों संग तालमेल बढ़ाने के लिए हमें पड़ोसी सरजमीन पर चल रहे गुप्त ऑपरेशंस बंद कर देने चाहिए। 1997 मेन पीएम बनते ही गुजराल साहब ने आदेश दिया कि पाकिस्तान समेत आसपास के देशों में रॉ के सभी कवर ऑपरेशन रोक दिए जाएं। अंदाजा लगाइए, जो नेटवर्क बरसों में बनता है उसे कुछ ही महीनों में समेट दिया गया। लगभग 11 महीनों के अंदर पाकिस्तान में रॉ की सारी खुफिया गतिविधियां ठप पड़ गईं। एजेंट या तो वापस बुला लिए गए या उनको शांत बैठने को कहा गया। हमारे ही नेताओं ने हमारी आंखें और कान बंद कर दिए। नियत भले अच्छी रही हो, लेकिन अंजाम खतरनाक हुआ। जिस दुश्मन से तीन लड़ाइयां लड़ी, उसके इलाके में क्या चल रहा है ये जानने वाले हाथ हमने खुद काट दिए। उधर अफगानिस्तान में भी उन्हीं सालों में भारत का असर लगभग खत्म हो चुका था। 1996 में तालिबान काबुल की सत्ता पर काबिज हुआ तो भारत को अपना दूतावास बंद करना पड़ा। सोचिए, जो खुफिया नेटवर्क हमने वहां सालों में तैयार किया था, वो तालिबान राज में एक झटके में ध्वस्त हो गया। हमारी पहुंच खत्म और पाकिस्तान की आईएसआई को अफगान जमीन पर खुला मैदान मिल गया। मतलब पूर्व में पाकिस्तान में हमारा जाल उजड़ चुका था, पश्चिम में अफगानिस्तान भी हाथ से निकल गया। बदकिस्मती से मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई। 90 के दशक की शुरुआत में ईरान में एक घटना घटी जिसने रॉ की कमर और तोड़ दी। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास में तैनात हमारे एक रॉ अफसर को ईरानी खुफिया एजेंसी ने रंगे हाथ पकड़ लिया। वो वहां छद्म पहचान के साथ कश्मीरी उग्रवादियों की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे, मगर दुश्मन ने भांप लिया। भारत सरकार ने शुरुआत में चुप्पी साधे रखी, शायद कूटनीतिक मुश्किलों के डर से, लेकिन इसी चूक का फायदा उठाकर ईरानियों ने हमारे अफसर से सख्ती से पूछताछ कर डाली। 3 दिन तक उस अधिकारी से खुफिया जानकारी उगलवाने की कोशिश हुई। हमारे मध्य पूर्व में कौन से नेटवर्क हैं, सब पता लगाने की जोर लगी। आखिरकार भारतीय दबाव के बाद अफसर रिहा तो हुआ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह एक बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर साबित हुई। भारत को मजबूरन मध्य पूर्व और खाड़ी देशों से अपने कई रॉ अधिकारियों को निकालना पड़ा। कई गुप्त मिशन ठप्प करने पड़े। मतलब जिन मुल्कों में पहले हमारे सूचना स्रोत थे, वहां हम अंधे हो गए। इसका खामियाजा भी तुरंत सामने आया। 1993 मुंबई बम धमाकों के बाद पाकिस्तानी आतंकी आराम से दुबई वगैरह भाग निकले और हमें भनक तक नहीं लगी, क्योंकि गल्फ में हमारा खुफिया जाल पहले ही उजड़ चुका था। जब अपने ही बन गए संकट, एक तरफ बाहर मोर्चे पर यह हाल था तो दूसरी तरफ देश के अंदरूनी सियासी खेल से भी हमारा खुफिया तंत्र कमजोर पड़ रहा था। पाकिस्तानी आईएसआई ने मौके का फायदा उठाकर भारत के अंदर अपने प्यादे फिट करने शुरू कर दिए। हैदराबाद से लेकर यूपी बिहार तक कुछ चरमपंथी संगठनों और संस्थानों में दुश्मन ने सेंध लगानी शुरू की। हालत तो ये थी कि 1994
में जब उत्तर प्रदेश में एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया तो राजनीतिक दबाव डालकर उसे छुड़वा लिया गया। जी हाँ, हमारे ही सिस्टम के कुछ लोग वोट बैंक की खातिर दुश्मन के एजेंट को बचाने में लग गए। सोचिए, जब अपनों की ऐसी कमजोरी हो तो रॉ भला दुश्मनों से क्या मुकाबला करता। कुल मिलाकर 90 के दशक के आखिर तक तस्वीर काफी मायूस करने वाली थी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, खाड़ी देश, सब जगह हमारा खुफिया नेटवर्क या तो नेस्तनाबूद हो चुका था या बुरी तरह कमजोर पड़ गया था। एक वक्त तो ऐसा लगा मानो हिंदुस्तान ने खुद ही अपनी आंखें बंद कर ली हों और दुश्मन को खुला मैदान दे दिया हो। तो क्या हमारा खुफिया तंत्र पूरी तरह बर्बाद हो चुका था? आगे क्या हुआ? बस यहीं से कहानी में मोड़ आने शुरू होते हैं। ताश के पत्तों की तरह बिखर गया भारत का रॉ, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ का रॉ। कहते हैं अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। रॉ ने इतनी मार खाने के बाद भी घुटने नहीं टेके। सामने भले तूफान था, पर अंदर खाने कुछ चिंगारियां अभी जल रही थी। दरअसल रॉ पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, उसकी जड़ें जमीन में थीं, बस पेड़ ऊपर से काट दिया गया था। इसी दौरान एजेंसी ने कुछ ऐसी गोपनीय रणनीतियां अपनाई जिनका पता कम ही लोगों को चला। उदाहरण के तौर पर गुजराल डॉक्ट्रिन की वजह से जब पाकिस्तान में हमारे ऑपरेशन बंद थे, तभी रॉ ने एक बड़ी सूझबूझ भरी चाल चली। ब्रिटेन के लंदन स्टेशन से खबर मिली कि पाकिस्तान 5 खतरनाक आतंकियों की एक टीम भारत भेज रहा है प्रधानमंत्री गुजराल पर जानलेवा हमला करवाने। अब हालत ये थी कि पाकिस्तान में हमारे एक्टिव सोर्स बंद थे, लेकिन विदेश में हमारी आंख कान खुले थे। रॉ ने इस इनपुट को हल्के में नहीं लिया। दिल्ली में फ्लाइट लैंड होते ही उन संदिग्धों पर नजर रखी गई। जैसे ही वो आतंकी पंजाब में एक तय जगह से हथियार उठा रहे थे, हमारी इंटेलिजेंस टीम ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। हैरत की बात देखिए, जिस पीएम ने रॉ के ऑपरेशन रोक दिए थे, उसी की जान रॉ ने बचाई। दुश्मन की साजिश नाकाम हो गई। इसे कहते हैं खुफिया खेल। सामने भले शांति का दिखावा था, पर पर्दे के पीछे एजेंसी अपना काम कर रही थी। ऐसी ही कई गोपनीय कहानियां उस दौर में घटित हुई जो आज भी पूरी तरह उजागर नहीं है। अफगानिस्तान में भले भारत ने दूतावास बंद कर दिया था, लेकिन रॉ ने तालिबान के खिलाफ लड़ रहे नॉर्दर्न अलायंस से गुप्त रूप से रिश्ते बनाए रखे। अहमद शाह मसूद जैसे कमांडरों को भारत से कुछ समर्थन मिलता रहा ताकि तालिबान और ISI की मिली भगत पर थोड़ा लगाम रहे। दुनिया को लगा भारत अफगान मुद्दों से बाहर है, मगर पर्दे के पीछे हमने अपने दोस्त तैयार रखे। यही वजह रही कि 2001 में जैसे ही तालिबान हटा, भारत दोबारा वहां पैर जमाने में सबसे आगे था। उधर पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी रॉ चुप नहीं बैठा था। माना जाता है कि 80 के दशक में कहूटा परमाणु प्लांट में क्या चल रहा है, इस पर नजर रखने के लिए रॉ ने बालों के सैंपल तक इकट्ठा करवाए थे ताकि पता चले बम बन रहा है या नहीं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भारत और इजराइल मिलकर पाक के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने की सोच रहे थे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। सच्चाई चाहे जो हो, पर ये किस्से बताते हैं कि रॉ की पहुंच और हिम्मत दुश्मन के दिल तक थी। और सुनिए, एक दबी छुपी कहानी और है। दाऊद इब्राहिम, भारत का मोस्ट वांटेड डॉन, जो 1993 धमाकों के बाद पाकिस्तान में पनाह लेकर बैठा था। कहा जाता है 90 के दशक के आखिर में रॉ ने चुपचाप दाऊद को खत्म करने का प्लान बना लिया था। हमारे जांबाज एजेंट कराची तक घुसने को तैयार थे, बस मिशन को राजनीतिक मंजूरी मिलने की देर थी। लेकिन ऐन मौके पर शायद ऊपर से आदेश रुक गया, या तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव था या उस समय की सरकार झिझक गई। मिशन टल गया। पर सोच कर देखिए, हमारे जासूस दुश्मन की मांद में घुसकर वार करने को तैयार थे। ऐसी अनेक मिशन की कहानियां दबी रह गईं, जिन्हें आधिकारिक रूप से कभी स्वीकार नहीं गया, मगर उनकी गूंज सुनने को मिलती है। रॉ के खेल भी गजब होते हैं। जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा छुपा होता है। दुश्मन देशों ने भले कुछ भारतीय एजेंटों को बेनकाब किया, पर रॉ ने भी सीख लेकर अगली चालें चलनी शुरू कर दी थी। रविंद्र कौशिक के बलिदान से उठ खड़ा हुआ रॉ इस मुश्किल दौर में भी हिंदुस्तानी जासूसों का हौसला टूटने नहीं पाया। रॉ के जांबाज अफसरों ने हार नहीं मानी, बल्कि अपने दम पर देश के लिए लड़ते रहने की ठानी। हम उन गुमनाम हीरो की बात करते हैं जिनकी कुर्बानियों ने रॉ को दोबारा खड़े होने का हौसला दिया। सबसे पहले नाम आता है रविंद्र कौशिक, जिन्हें भारत का ब्लैक टाइगर कहा जाता है। जवान उम्र में रंगमंच पर अभिनय करते हुए इस प्रतिभाशाली लड़के पर रॉ की नजर पड़ी। बस फिर क्या था, उसे ट्रेन करके पाकिस्तान भेज दिया गया, एक खतरनाक मिशन पर। रविंद्र ने अपना नाम बदलकर नबी अहमद शाकिर रखा, कराची यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई की और पाकिस्तानी फौज में भर्ती हो गए। पाक सेना में मेजर की पोस्ट तक पहुंचकर वो करीब 7-8 साल तक दुश्मन के बीच रहते हुए हमारी आंख कान बने रहे। पाकिस्तान की सैन्य योजनाओं से लेकर गोपनीय जानकारियों तक वो लगातार भारत पहुंचाते रहे।
कहते हैं उनकी दी हुई खबरों ने भारत को कई मोर्चों पर जीत दिलाने में मदद की, जिनमें एक 1980 के दशक में पाक की बड़ी सैन्य कार्रवाई को नाकाम करना भी शामिल है। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। करीब 1983 में उनकी असल पहचान पाक एजेंसियों को पता चल गई। रविंद्र कौशिक गिरफ्तार कर लिए गए, उन पर भयानक अत्याचार किए गए, मगर उन्होंने दुश्मन को ज्यादा कुछ नहीं बताने दिया। आखिरकार लगभग 18 साल पाकिस्तानी जेल में बिताने के बाद 2001 में उनकी वहीं मौत हो गई। देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले इस जांबाज को भारत ने मरणोपरांत ब्लैक टाइगर का खिताब देकर सम्मानित किया था, लेकिन सालों तक देशवासी उनके नाम तक से अनजान रहे। सोचिए, ऐसा जासूस जिसने अपनी पूरी जिंदगी भारत के लिए दांव पर लगा दी, उसका बलिदान कितना महान होगा। एक और मिसाल है कश्मीर सिंह की, जो पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में पकड़े गए। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। जेल में पागल बनने का नाटक करते हुए 35 साल गुजार दिए ताकि कोई उनसे राज न उगलवा सके। दुश्मन उनसे कुछ भी उगलवा नहीं पाया। आखिर 2008 में उन्हें रिहा किया गया। भारत वापस आकर कश्मीर सिंह ने सीना ठोक कर कहा, हाँ, मैं जासूस था और मैंने अपने देश के लिए अपना फर्ज निभाया। दुश्मन मेरा बाल भी बांका नहीं कर सका। क्या ही गर्व की बात है। ऐसे ही न जाने कितने गुमनाम हीरो हैं जिन्होंने अपने जीवन को देश पर न्योछावर कर दिया। इन वीरों की शहादत ने रॉ के बाकी अफसरों के दिल में देशभक्ति की ज्वाला और तेज कर दी। ये वही आग थी जिसने रॉ को राख से फिर खड़ा होने का हौसला दिया। हमें इन वीरों पर आज भी नाज है, जिनकी बदौलत भारत संघर्ष के उन काले दिनों से बाहर निकल सका। वापसी की तैयारी, वाजपेयी युग। कहते हैं इतिहास गलतियों से सबक सीखने वालों को दूसरा मौका जरूर देता है। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और यहीं से रॉ को संजीवनी मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। वाजपेयी जी स्वयं शांतिप्रिय नेता थे। याद कीजिए, उन्होंने बस में बैठकर लाहौर तक दोस्ती का पैगाम पहुंचाया था। लेकिन कारगिल युद्ध 1999 ने दिखा दिया कि दुश्मन की पीठ में छुरा मारने की आदत बदलने वाली नहीं। दोस्तों, करगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ हमारी खुफिया नाकामी भी थी, पर देश ने अपनी जान हथेली पर रखकर दुश्मन को खदेड़ तो दिया। इस युद्ध के बाद वाजपेयी जी समझ गए कि शांति की पहल के साथ साथ एक ताकतवर खुफिया तंत्र का होना कितना जरूरी है। बस यहीं से पर्दे के पीछे रॉ को फिर से खड़ा करने की मुहिम शुरू हुई। वाजपेयी सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी को मुकम्मल सिस्टम देने के लिए कई कदम उठाए। सबसे पहले तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद बनाया गया और एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद गठित हुई ताकि खुफिया एजेंसियों, सेना और सरकार के बीच तालमेल बढ़ सके। 1999 मेन कारगिल के तुरंत बाद के सुब्रह्मण्यम कमेटी बनी, जिसने सिफारिशें दी। रॉ और आईबी जैसी एजेंसियों को अत्याधुनिक तकनीक, आपसी समन्वय और राजनीतिक समर्थन की सख्त जरूरत है। इन सिफारिशों पर तेजी से अमल हुआ। रॉ को अधिक बजट और आधुनिक उपकरण मिले। नए जासूसों की भर्ती और प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। एक खास तकनीकी विभाग, जिसे बाद में NTRO कहा गया, वो बनाया गया जो सैटेलाइट इमेजरी, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस जैसे हाईटेक तरीकों से सूचना जुटाए ताकि मानव एजेंट जहां न पहुंच पाएं, वहां मशीनें काम आए। वाजपेयी जी के कार्यकाल में ही 2001 में संसद पर हमला हुआ। ये एक बड़ा चेतावनी थी कि हमें सिर्फ डिफेंसिव नहीं, आक्रामक खुफिया क्षमता चाहिए। इस हमले के बाद सरकार ने रॉ को और खुले हाथ काम करने की छूट दी। कई सीक्रेट सेल दोबारा सक्रिय किए गए जो 90 के दशक में बंद पड़े थे, खासकर पाकिस्तान संबंधी खुफिया अभियानों के लिए। कह सकते हैं कि जिन नेटवर्क्स को गुजराल डॉक्ट्राइन में तहस नहस किया गया था, उन्हें चुपचाप फिर से जिंदा करने की शुरुआत हो चुकी थी। अफगान मोर्चे पर कब्जा वापस। इसी दौर में अंतर्राष्ट्रीय हालात ने भारत को एक बड़ा मौका दिया। सितंबर 2001 में अमेरिका पर हमले के बाद दुनिया अफगानिस्तान के तालिबान शासन के खिलाफ खड़ी हो गई। भारत तो पहले से ही तालिबान और उसके पाकिस्तानी आकाओं से चिढ़ा बैठा था। जैसे ही अमेरिकी कार्रवाई से तालिबान सरकार गिरी, भारत ने बिना वक्त गंवाए काबुल में अपना तिरंगा फिर लहरा दिया। वाजपेयी सरकार ने अफगानिस्तान में तुरंत अपना दूतावास दोबारा खोल दिया, जो 5 साल बाद फिर शुरू हुआ था। साथ ही कंधार, जलालाबाद, मज़ार-ए शरीफ जैसे अहम शहरों में भारत ने नए वाणिज्य दूतावास खोले। ये सिर्फ कूटनीति नहीं थी, रॉ की जबरदस्त वापसी थी अफगान जमीन पर। नॉर्थर्न अलायंस से हमारे जो गुप्त संबंध बरसों से थे, अब वे आधिकारिक सहयोग में बदल गए। अफगानिस्तान में नई सरकार को खड़ा करने में भारत ने खुलकर मदद की, जिसके बदले हमें वहां अपनी खुफिया पहुंच बनाने का सुनहरा अवसर मिला। देखते ही देखते अफगानिस्तान में भारत का नेटवर्क
फिर पांव पसारने लगा। आतंकवादी कैंपों और आईएसआई की चालों पर नजर रखने के लिए आंखें कान मौके पर मौजूद थे। ये वही अफगानिस्तान था जहां कुछ साल पहले तक हम कुछ नहीं कर पाते थे। अब वहां की सरकार भी हमारे साथ थी। वाजपेयी जी की अगुवाई में रॉ ने खोई हुई जमीन दोबारा हासिल करनी शुरू कर दी। ईरान खाड़ी में नई शुरुआत। इधर ईरान के साथ भी वाजपेयी काल में रिश्ते सुधरने लगे। 2003 में खुद अटल जी तेहरान गए। ऊर्जा और कनेक्टिविटी पर बात हुई। चाबहार बंदरगाह पर सहयोग शुरू हुआ। इन पहलुओं के पीछे एक मकसद ये भी था कि ईरान के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया में भारत अपना सूचना तंत्र फिर बनाए और खाड़ी देशों के साथ करीबी बढ़ाकर वहां छुपे दुश्मन तत्वों पर नजर रखी जाए। वाजपेयी काल के अंत तक रॉ काफी हद तक संभल चुका था और फिर से फैलने लगा था। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने शुरुआती भाषणों से ही साफ कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। मोदी सरकार ने रॉ और दूसरी एजेंसियों को पहले से भी ज्यादा ताकत और आजादी देने का फैसला किया। हाई प्रोफाइल पूर्व खुफिया अधिकारी अजीत डोवाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। ये अपने आप में संकेत था कि अब खुफिया ऑपरेशंस को आक्रामक रूप से लिया जाएगा। अजीत डोवाल, जो खुद 7 साल पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट रहे हैं, उन्हें जमीनी हकीकत की पूरी समझ है। उनके किस्से तो खुद रोंगटे खड़े कर देते हैं। एक बार पाकिस्तान में मौलवी के भेष में रहते हुए एक बुजुर्ग ने उनके कान का छेद देख पूछा था, तुम हिंदू हो ना? डोवाल बोले, हाँ, पहले हिंदू था, बाद में इस्लाम कबूल किया। वो बुजुर्ग मुस्कुराया और घर ले जाकर छुपाकर रखी देवी देवताओं की मूर्तियां दिखाईं। असल में वो भी एक छुपा हिंदू निकला। ऐसे रोमांचक अनुभवों ने डोवाल को सिद्धहस्त जासूस बनाया। मोदी डोवाल की इस जोड़ी ने आते ही एक नया सिद्धांत अपनाया, ऑफेंसिव डिफेंस, यानी अगर दुश्मन खतरा पैदा करे तो उसे उसके घर में घुसकर मारो, न कि इंतजार करो। अब रॉ और सऊदी अरब अब हमारे अच्छे दोस्त हैं और इन्होंने दाऊद इब्राहिम या इंडियन मुजाहिदीन के भगोड़ों को पनाह देना काफी हद तक बंद कर दिया है। हाल के वर्षों में दुबई से लेकर ओमान तक कई वांछित आतंकियों और अंडरवर्ल्ड डॉन को पकड़कर भारत लाया गया। ये सब रॉ की पक्की इंफॉर्मेशन और कूटनीति के तालमेल का नतीजा है। यानी जो दुश्मन कल तक खाड़ी में आराम से घूमते थे, अब उन्हें वहां भी जमीन गर्म लगने लगी है। मॉडर्न रॉ, तकनीक और ताकत। मोदी युग में रॉ ने मानव स्रोतों के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीक पर भी कब्जा जमाया है। सैटेलाइट निगरानी, ड्रोन सर्विलांस, साइबर इंटेलिजेंस, इन सब मोर्चों पर बड़े इन्वेस्टमेंट हुए हैं ताकि दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। आज हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो दुश्मन के फोन कॉल्स से लेकर इंटरनेट तक पर निगरानी करते हैं, बिल्कुल फिल्मी स्पाई थ्रिलर्स जैसा। लेकिन ये हकीकत है। कुल मिलाकर पिछले 1 दशक में रॉ को वो सारी सुविधाएं दे दी गई जो एक विश्व स्तरीय खुफिया एजेंसी को चाहिए। फंड, तकनीक, ट्रेनिंग और सबसे बढ़कर राजनीतिक समर्थन। 90 के दशक की गलतियां दोहराने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। अब कोई प्रधानमंत्री ये नहीं कहेगा कि जासूस वापस बुला लो। उल्टा अब हुक्म होता है, जो करना है करो, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। इस बदली हुई सोच ने रॉ को बेड़ियों से आजाद कर दिया है और उसके परिणाम अब जमीन पर दिखने लगे हैं। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां हिंदुस्तान ने अपने दुश्मनों को खुलेआम चुनौती देकर दिखाया। सितंबर 2016 जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में आतंकियों ने हमारे सैनिकों पर कायराना हमला किया। देश गुस्से में उबल रहा था, लेकिन इस बार भारत ने वो किया जिसकी उम्मीद दुश्मन ने कभी नहीं की थी। सिर्फ 11 दिनों के भीतर आधी रात के अंधेरे में भारतीय कमांडो की टुकड़ियां नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में उतरी। यह सर्जिकल स्ट्राइक थी, बिल्कुल सटीक और तेज। रॉ की खुफिया जानकारी पर भरोसा करते हुए हमारे जांबाजों ने कई आतंकी कैंपों को चिन्हित किया और चंद घंटों में उन्हें तबाह कर दिया। दुश्मन के होश उड़ गए, उनके कैंप जलकर खाक हो चुके थे और हमारे कमांडो सकुशल लौट भी आए। हिंदुस्तान ने पहली बार इतनी साफ भाषा में बदला लिया, घर में घुसकर मारेंगे। देश भर में जोश था और पाकिस्तान सन्न था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि भारत ने सचमुच ये कर दिखाया है। रॉ के पुनर्जीवित नेटवर्क ने वो कमाल कर दिखाया जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक मुश्किल थी। फिर आया फरवरी 2019, जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमारे 40 सीआरपीएफ जवान आतंकियों के हमले में शहीद हुए। पूरे भारत में उबाल था। अब की बार हिसाब किताब बराबर करना तय था। कुछ ही हफ्तों में एक और हैरान कर देने वाला ऑपरेशन अंजाम दिया गया, बालाकोट एयर स्ट्राइक।
भारत ने दशकों में पहली बार पड़ोसी मुल्क के अंदर अपने लड़ाकू विमान भेजे और आतंकियों के अड्डे पर सीधा हवाई प्रहार किया। ये फैसला आसान नहीं था, खुला युद्ध भी छिड़ सकता था, मगर यकीन था अपनी खुफिया जानकारी और वायुसेना की क्षमता पर। रॉ ने महीनों से बालाकोट में चल रहे आतंकी ट्रेनिंग कैंप की खबर रखी थी। कब वहाँ कितने आतंकी इकट्ठे होते हैं, इमारत की लोकेशन, सब पिन पॉइंट जानकारी हमारे पास थी। इसी पुख्ता इंटेल के दम पर 26 फरवरी 1919 की सुबह भारतीय मिराज 2000 विमानों ने पीओके पार किया और टारगेट पर सटीक बम बरसाकर जैश-ए-मोहम्मद के बड़े ट्रेनिंग सेंटर को मिट्टी में मिला दिया। अंदाजा लगाइए दुश्मन पर क्या गुजरी होगी, जिसकी धरती पर 1971 के बाद पहली बार भारतीय वायुसेना ने वार किया। पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया। शुरू में तो वे समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। बाद में खिसियाकर बोले पेड़ उखाड़ दिए वगैरह, मगर सच्चाई सब जानते थे। भारत ने दिखा दिया था कि अब आतंक का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से दिया जाएगा, वो भी दुश्मन की सरहद के अंदर घुसकर। ये था नया रोमांचक क्लाइमेक्स। हमारे जासूसों और जवानों की टीम वर्क ने वो कर दिखाया जो पहले सिर्फ कहानियों में होता था। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आजकल तो रॉ ने अपने दुश्मनों के खिलाफ कई छुपे हुए ऑपरेशन भी चला रखे हैं, जिनकी खबर बस अफवाहों में मिलती है। आतंकी संगठन हो या दुश्मन की खुफिया एजेंसी ISI, उनके खेमे में एक डर बैठ चुका है कि भारत कभी भी चुपचाप वार कर सकता है। कई बार सुनने में आया है कि विदेशी सरजमीन पर भारत विरोधी आतंकवादी अचानक गायब हो गए या खत्म हो गए और पर्दे के पीछे रॉ का हाथ होने की आशंका जताई गई। सच क्या है, आधिकारिक तौर पर कोई नहीं स्वीकारेगा, मगर दुश्मन के दिल में खौफ जरूर है। दाऊद इब्राहिम की ही मिसाल लें। मुंबई बम धमाकों का गुनहगार पिछले 30 साल से पाकिस्तान में पनाह लेकर बैठा है। अब हालत यह है कि दाऊद को कराची में भी अपने साये से डर लगता है। उसे पता है हिंदुस्तानी एजेंसियां उसकी हर हरकत पर निगाह रखे हैं। वो ISI की सिक्योरिटी के बगैर एक कदम नहीं चल पाता। कभी जो डॉन दुबई की गलियों में खुलेआम घूमता था, आज कराची में छुपकर जिंदगी गुजार रहा है। ये है रॉ का खौफ। एक और रहस्यमयी किस्सा आपको बताएं। 1988 में पाकिस्तानी तानाशाह जियाउल हक की प्लेन क्रैश में मौत हुई थी। आपको याद होगा, कहते हैं विमान में आम की पेटी में बम रखकर उसे उड़ाया गया। आज तक ये राज है कि असल में उस हादसे के पीछे कौन था। कुछ लोग इशारों इशारों में रॉ का नाम लेते हैं तो कुछ अमेरिकी साजिश बताते हैं। सच जो भी हो, मगर इतना तय है कि दुश्मन को उसके कर्मों का फल मिलता जरूर है, कभी न कभी, किसी न किसी रूप में। ऐसी रहस्यमयी कहानियां भारत की खुफिया दुनिया को और रोचक बनाती हैं और हमें एहसास दिलाती हैं कि बहुत कुछ है जो पर्दे के पीछे चलता रहता है। करारा जवाब, एक मजबूत रॉ। भारत ने अपने दुश्मनों को आखिरकार करारा जवाब दे ही दिया। जिन गलतियों से हमारा खुफिया तंत्र कभी कमजोर हुआ था, उन्हें सुधारकर हमने दुगनी ताकत के साथ वापसी की है। रॉ, जो कभी टूट चुका था, आज फिर उतना ही ताकतवर बन खड़ा है। जिस एजेंसी को एक वक्त पाकिस्तानी ISI और दुश्मन हंसी उड़ाकर कमजोर मानते थे, अब उसी रॉ का नाम सुनते ही दुश्मन देशों के पसीने छूट जाते हैं। भारत ने दिखा दिया है कि हम फीनिक्स की तरह राख से उठकर और भी ज्यादा शक्तिशाली बनकर लौट सकते हैं। पाकिस्तान ने सोचा था 90 के दशक में भारत की खुफिया रीढ़ तोड़ दी, मगर 2010 के बाद भारत ने उन्हें गलत साबित कर दिया। आज हालत ये है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान हो या खाड़ी के देश, कहीं भी हमारे खिलाफ कोई साजिश पनपे, रॉ को तुरंत भनक लग जाती है। हम दुश्मन के घर में झांक कर देख भी रहे हैं और जरूरत पड़ने पर वहीं चोट भी मार रहे हैं। अब हिंदुस्तान को हल्के में लेना उनके बस की बात नहीं। आपको जानकर गर्व होगा कि रॉ आज दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसियों में गिनी जाती है। जिस एजेंसी को कभी राजनीतिक प्रतिबंधों ने बांध कर रखा था, वो अब खुलकर अपने पैर फैला चुकी है। दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां, CIA, MI6, मोसाद, सब ने किसी न किसी रूप में हमारे रॉ की क्षमता को माना है। हथियारों से नहीं, दिमाग से लड़ने वाली इस जंग में भारत ने अपना लोहा मनवाया है और ये सब संभव हुआ हमारे उन बेनाम नायकों, मजबूत लीडरशिप और 130 करोड़ देशवासियों की दुआओं से, जिनके बल पर रॉ आज बुलंदी पर है। खुफिया दुनिया की इस जंग में आपको क्या लगता है, आज रॉ अपने दुश्मनों पर बढ़त बना चुका है? क्या वाकई हमने पिछली सारी कमजोरियों को पीछे छोड़ दिया है या अभी हमें और सतर्क होने की जरूरत है? आप किसका पलड़ा भारी देखते हैं, रॉ या उसके दुश्मन? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपके विचार भी इस चर्चा का अहम हिस्सा हैं। अब जबरदस्त कॉल टू एक्शन। अगर आपको ये रोमांचक कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि भारत की खुफिया ताकत किस तरह फिर खड़ी हुई और दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए।